कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि परिसीमन राजनीतिक सुविधा के अनुरूप प्रतिनिधित्व को नया आकार देने वाला उपकरण नहीं बनना चाहिए और न ही इसे असंबद्ध सुधारों से जोड़कर जबरन थोपा जाना चाहिए। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के साथ केंद्र सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो महिला आरक्षण विधेयक को हाथ में लेगी और इसके साथ ही लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, एक महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और दूसरा राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप देने से। महिला आरक्षण को आगे बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है, एक ऐसा कदम जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दशकों से लगातार समर्थन करती रही है। इस सुधार के महत्व को देखते हुए इसे प्रतिनिधित्व को फिर से परिभाषित करने के अवैज्ञानिक और एक तरफा अभ्यास के साथ जोड़ने का कोई भी प्रयास गंभीर चिंताएं पैदा करता है। महिला आरक्षण को वर्तमान परिसीमन के भीतर ही लागू किया जा सकता है, इसे किसी नए अभ्यास पर निर्भर बनाने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत की प्रतिक्रिया। स्वाभाविक रूप से प्रस्तावित परिसीमन ने दक्षिण भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं और राजनीतिक गर्मी को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बोलना चुना है और दक्षिणी राज्यों को वो आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सीटों की वृद्धि सभी राज्यों में आनुपातिक 50% होगी। लेकिन ये आश्वासन विशेष रूप से जब चुनावी राज्यों में राजनीतिक नफा नुकसान के समय दिया गया हो, समाधान से अधिक सवाल खड़े करता है। हमें स्पष्ट होना चाहिए, मुद्दा कभी ये नहीं रहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं। मुद्दा ये है कि वे कैसे बढ़ती हैं और इससे भी महत्वपूर्ण ये कि इसका लाभ किसे मिलता है। परिसीमन कोई नियमित प्रशासनिक अभ्यास नहीं है, ये राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण है और संसद में संख्याएं केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, वे निर्णायक होती हैं और आंकड़े एक स्पष्ट कहानी बताते हैं। प्रस्तावित विस्तार के तहत कुछ बड़े राज्य, जहां वर्तमान में भाजपा का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है, अनुपातहीन लाभ की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश 80 से बढ़कर 120 सीटों +40 पर पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र 48 से 72 +24, बिहार 40 से 60 +20 और मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में भी भारी वृद्धि देखी जाएगी। कुल मिलाकर इन राज्यों को लगभग 128 से 131 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यों में मामूली वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक 28 से बढ़कर 42 +14, तमिलनाडु 39 से 58 59 +20, आंध्र प्रदेश 25 से 37 से 38 +12 से 13, तेलंगाना 17 से 25 से 26 +8 से 9 और केरल 20 से 30 +10 तक पहुंचेगा। साथ मिलकर उन्हें केवल 63 से 66 सीटें मिलेंगी, जो उत्तर के राज्यों की तुलना में लगभग आधी है। जहां प्रतिशत में वृद्धि समान दिखाई देती है, वहां भी असलियत पूर्ण संख्याओं में निहित है। आज उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तुलना में 52 सीटें अधिक हैं। परिसीमन के साथ ये अंतर बढ़कर लगभग 78 हो सकता है। कर्नाटक पर महाराष्ट्र की बढ़त 20 से बढ़कर लगभग 30 सीटों तक पहुंच जाएगी। याद रखें, संसद में प्रभाव संख्यात्मक शक्ति से तय होता है, प्रतिशत हिस्सेदारी से नहीं। जैसे जैसे ये असंतुलन बढ़ेगा, राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्नाटक की सापेक्ष आवाज कमजोर हो जाएगी। महत्वपूर्ण विस्तार के बावजूद लोकसभा में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग 24% पर ही अटकी हुई है। ये उस क्षेत्र के लिए पहले से ही एक सीमित हिस्सेदारी है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन ये तथाकथित स्थिरता एक गहरे असंतुलन को छिपाती है। जैसे जैसे कुल सीटें बढ़ती हैं और हिस्सेदारी अपरिवर्तित रहती है, अंतर और चौड़ा होता जाता है तथा दक्षिणी राज्यों का सापेक्ष प्रभाव कमजोर होता जाता है। इसका अर्थ है कि कोई पार्टी केवल कुछ बड़े राज्यों को जीतकर सत्ता हासिल कर सकती है, भले ही वो अन्य जगहों पर कमजोर हो। राज्य को क्या हासिल? इसलिए यह सवाल पूछा जाना चाहिए, इस अभ्यास से कर्नाटक और कुल मिलाकर दक्षिण को वास्तव में क्या हासिल हो रहा है? इस प्रस्ताव को अलग करके नहीं देखा जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में कई फैसलों ने संघीय संतुलन को प्रभावित किया है।
जिसका असर विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों पर पड़ा है। विशेष रूप से कर्नाटक को कम कर हस्तांतरण, जीएसटी मुआवजे में देरी, महत्वपूर्ण आवंटनों को रोकने और केंद्रीय संसाधनों के अनुचित वितरण का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर ये उन राज्यों को नुकसान पहुंचाने के एक स्पष्ट पैटर्न की ओर इशारा करता है जो केंद्र के साथ राजनीतिक रूप से संरेखित नहीं है। वे राज्य जहां भाजपा लोगों का विश्वास जीतने के लिए संघर्ष करती रही है। जब चुनावी स्वीकार्यता सीमित हो तो प्रतिनिधित्व में संरचनात्मक परिवर्तन उसकी भरपाई करने का पिछला दरवाजा नहीं बन सकते। किसी भी प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए ये एक अत्यंत चिंताजनक दिशा है। इसमें निष्पक्षता का एक मौलिक मुद्दा भी है। जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण, सुशासन और आर्थिक विकास में निवेश किया, वे अब खुद को नुकसान की स्थिति में पा रहे हैं। एक ऐसी प्रणाली जो उत्तरदायी शासन को मान्यता नहीं देती, बिल्कुल गलत संदेश भेजने का जोखिम उठाती है कि बेहतर प्रदर्शन से राजनीतिक वजन कम हो जाता है। कर्नाटक का उदाहरण। कर्नाटक एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में खड़ा है। यह भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदान करता है, नवाचार में अग्रणी है और एक ऐसा राज्य है जिसने दशकों से अपेक्षाकृत स्थिर जनसंख्या वृद्धि दिखाई है। फिर भी इस दृष्टिकोण के तहत इसकी सापेक्ष आवाज के कमजोर होने का जोखिम है। राष्ट्रीय निर्णय लेने में कर्नाटक की भूमिका को कमजोर करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये दूरदर्शिता की कमी भी है। प्रक्रिया भी उतनी ही चिंताजनक है। इस स्तर का संरचनात्मक परिवर्तन बिना किसी गंभीर विचार विमर्श के लागू नहीं किया जा सकता। इस पर संसद में और राज्यों के साथ खुलकर चर्चा होनी चाहिए। संघवाद एक तरफा फैसलों से कायम नहीं रहता, जैसा कि मोदी शासन के 12 वर्षों की पहचान रही है। ये विश्वास, परामर्श और संतुलन पर जीवित रहता है। यदि केवल संख्यात्मक शक्ति ही शक्ति का निर्धारण करने लगे, तो देश भर में व्यापक समर्थन की आवश्यकता कम हो जाएगी। ये एक खतरनाक बदलाव है। परिसीमन राजनीतिक सुविधा के अनुरूप प्रतिनिधित्व को नया आकार देने वाला उपकरण नहीं बनना चाहिए, और न ही इसे असंबद्ध सुधारों से जोड़कर जबरन थोपा जाना चाहिए। इसे एक ऐसी प्रक्रिया बने रहना चाहिए जो संतुलन की रक्षा करे, विविधता का सम्मान करे और संघ में विश्वास को मजबूत करे। आखिरकार बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा हमें दिया गया संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखता है।